नीति शास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है नीति शास्त्र की विधाएं। नीति शास्त्र की विधाओं का संबंध मुख्यतः नीति शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय एवं इसकी समस्याओं से है, अर्थात वे कौन से प्रतिपाद्य विषय हैं जिनका नीति शास्त्र के अंतर्गत विवेचन किया जाता है और वे कौन सी समस्याएं हैं जो नीति शास्त्र के अंतर्गत जिनका विवेचन कर उनका तर्क संगत समाधान प्रस्तुत किया जाता है। नीति शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय एवं इसकी समस्याओं के आधार पर नीति शास्त्र की दो प्रमुख विधाएं प्रचलित हैं। एक है आदर्शमूलक नीति शास्त्र या मानकीय नीति शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मेटिव एथिक्स की संज्ञा दी जाती है, और जो नीति शास्त्र की दूसरी जो विधा है उसे अधिनीति शास्त्र, विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र या आलोचनात्मक नीति शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजी में इसे मेटा एथिक्स कहते हैं। आज के व्याख्यान में हम नीति शास्त्र की इन दो विधाओं के स्वरूप, इनके मुख्य विषय का विवेचन करते हुए आज के व्याख्यान में इन नीति शास्त्र की दो विधाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन करेंगे। नीति शास्त्र की जो सर्वाधिक प्राचीन विधा है वह आदर्शमूलक नीति शास्त्र मानी जाती है। आदर्शमूलक नीति शास्त्र जो है मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के नियमन एवं मूल्यांकन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों, आदर्शों की स्थापना करता है। आदर्शमूलक नीति शास्त्र मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के मूल्यांकन के लिए न केवल नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है, अपितु वह इन नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों के तर्कसंगत समाधान भी प्रस्तुत करता है, अर्थात तर्क के आधार पर इन नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है। क्योंकि जब तक इन नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों को तर्कसंगत या तार्किकता के आधार पर जब तक इनको प्रमाणित नहीं किया जाए, तब तक नैतिकता के क्षेत्र में ये मानवीय जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। अर्थात वे कौन से नियम हैं, वे कौन से सिद्धांत हैं, वे कौन से आदर्श हैं जिनकी ओर अग्रसर होकर या जिनका आचरण करके मनुष्य जो है नैतिक जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। इसके लिए जो आदर्शमूलक नीति शास्त्र है वह कुछ तर्कसंगत प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। आदर्शमूलक नीति शास्त्र हमारे लिए जो प्रमुख समस्याएं या जो प्रमुख विषय हैं उनको स्पष्ट करते हुए आदर्शमूलक नीति शास्त्र ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य के लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कौन सा कर्म जो है उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, किसी विशेष परिस्थिति में या किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के लिए कौन सा कर्म है जो उसका कर्तव्य है, कौन सा कर्म जो है मनुष्य के लिए कर्तव्य नहीं है, मानवीय जीवन का कोई परम लक्ष्य है या नहीं, इस परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है, वे कौन से साधन हैं जिनके द्वारा मनुष्य इस परम शुभ या परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आदर्शमूलक नीति शास्त्र शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य, परम शुभ से संबंधित समस्याओं का विस्तृत विवेचन करते हुए उनके समाधान के लिए तर्कसंगत प्रमाण प्रस्तुत करता है। और आदर्शमूलक नीति शास्त्र जो है वह नीति शास्त्र की सर्वाधिक प्राचीन विधा है। जैसा कि हमने नीति शास्त्र की सामान्य परिचय में नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट किया था कि नीति शास्त्र एक मानकीय आदर्शमूलक विज्ञान है। इस प्रकार जो नीति शास्त्र का परंपरागत या जो सर्वाधिक प्राचीन रूप है वह आदर्शमूलक नीति शास्त्र ही है। किंतु 20वीं शताब्दी में तर्कीय प्रत्यक्षवाद, जिसे अंग्रेजी में लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहा जाता है, उसके साथ ही नीति शास्त्र की एक नवीन विधा का विकास हुआ, जिसे अधिनीति शास्त्र, आलोचनात्मक नीति शास्त्र या विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। रुडोल्फ कार्नप, A.J. एयर, C.L. स्टीवेंसन, R.M. हेयर
आदि विचारक जो हैं, इन्होंने नीति शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं प्रस्तुत किए। इन विचारकों या दार्शनिकों का मानना है कि नीति शास्त्र का मुख्य विषय जो है नैतिक निर्णयों के अर्थ, स्वरूप और प्रमाणीकरण से संबंधित है। अर्थात ये विचारक मानते हैं कि जो नीति शास्त्र जो है उसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ये है कि जो नैतिक निर्णय हैं इनका स्वरूप क्या है, नैतिक निर्णय जो है या नैतिक जो शब्द हैं इनका वास्तविक अर्थ क्या है और इनके प्रमाणीकरण की विधियां कौन सी है। अधिनीति शास्त्र जो है इसका मुख्य प्रश्न ये है कि जो हम नैतिक निर्णयों में जो शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य, परम शुभ आदि शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है और ये जब शब्द किसी निर्णय में प्रयुक्त होते हैं तब ये किस अर्थ में जो है नैतिकता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और किस अर्थ में ये नैतिकता के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते। अर्थात जो अधिनीति शास्त्र है उसका जो प्रमुख प्रश्न है वह ये है कि नैतिक निर्णयों में जो शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य आदि जो नैतिक शब्द प्रयुक्त होते हैं इनका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या इनको परिभाषित किया जा सकता है या नहीं। ये जो है अधिनीति शास्त्र का जो है प्रमुख प्रश्न है। इसके साथ ही अधिनीति शास्त्र जो है नैतिक निर्णयों के स्वरूप को लेकर भी प्रश्न प्रस्तुत करता है। अधिनीति शास्त्र जो है उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह ये है कि जो ये नैतिक निर्णय हैं इनका स्वरूप कैसा है। अर्थात ये जो नैतिक निर्णय हैं वे व्यक्तिनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ को अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कहेंगे और वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव। अर्थात जो मॉरल जजमेंट हैं वे सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं। किसी भी नैतिक निर्णय को जब हम व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं तो उसका अभिप्राय यह है कि क्या नैतिक निर्णय केवल मानवीय भावनाओं और इच्छाओं पर आधारित हैं या ये अपने आप में शुभ हैं। अर्थात जब नैतिक निर्णयों को व्यक्तिनिष्ठ कहा जाता है तो इसका अभिप्राय ये है कि नैतिक निर्णय जो हैं कि केवल व्यक्तिगत भावनाओं और इच्छाओं पर ही आधारित हैं या नहीं। और जब हम नैतिक निर्णयों को वस्तुनिष्ठ कहते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि जो नैतिक निर्णय जो हैं वे किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं इच्छाओं पर आधारित नहीं होकर अपने आप में शुभ हैं। अर्थात नैतिक निर्णयों की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो देश, काल, परिस्थिति या मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर आधारित नहीं हैं, वे अपने आप में शुभ हैं। तो जो अधिनीति शास्त्र है उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि जो नैतिक निर्णय हैं वे व्यक्तिनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ। अधिनीति शास्त्र का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह ये है कि जो नैतिक निर्णय हैं इन नैतिक निर्णयों को भी क्या प्रमाणित किया जा सकता है या नहीं। जब हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो चरित्र है वह अच्छा है या शुभ है या श्रेष्ठ है, या हम ये कहते हैं कि अमुक कर्म हमारे लिए उचित है, अमुक कर्म हमारे लिए अनुचित नहीं है, कोई विशेष कर्म हमारा कर्तव्य है, किसी परिस्थिति में कौन सा कर्म जो है हमारा कर्तव्य है, तो जो अधिनीति शास्त्र का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अभी हमने जो नैतिक निर्णयों की विवेचना की, इन नैतिक निर्णयों को क्या प्रमाणित किया जा सकता है या नहीं। क्या नैतिक निर्णयों को भी तथ्यात्मक निर्णयों की विधियों के द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है या नहीं, या नैतिक निर्णय जो हैं उनके प्रमाणीकरण की जो विधियां हैं वे तथ्यात्मक निर्णयों से भिन्न हैं। तो उन विधियों का स्वरूप क्या है और वे किस प्रकार नैतिक निर्णयों को जो है सत्य या असत्य प्रमाणित कर सकती हैं या नहीं। इस प्रकार जो 20वीं शताब्दी में नीति शास्त्र की एक जो नवीन विधा विकसित हुई उसका जो मुख्य विषय है वह नैतिक निर्णयों के अर्थ, स्वरूप और प्रमाणीकरण को लेकर है। क्योंकि नीति शास्त्र की जो ये नवीन विधा है
ये आदर्श मूलक नीति शास्त्र का आलोचनात्मक परीक्षण करती है, इसलिए इसे आलोचनात्मक नीति शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। साथ ही ये आदर्श मूलक नैतिक निर्णयों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है, इसलिए इसे विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र की भी संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि नीति शास्त्र के जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको लेकर नीति शास्त्र की दो प्रमुख विधाएं प्रचलित हैं। एक है आदर्श मूलक नीति शास्त्र और दूसरी है अधिनीति शास्त्र। कुछ विचारकों का मानना है कि जो आधुनिक विचारक हैं उनकी मान्यता है कि वस्तुतः जो अधिनीति शास्त्र है वही नीति शास्त्र का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि जब तक हमें नैतिक निर्णयों के अर्थ, स्वरूप और प्रमाणीकरण का ज्ञान नहीं हो तब तक हम किसी नैतिक सिद्धांत या आदर्श की स्थापना कर ही नहीं सकते। अतः अधिनीति शास्त्र है वही नीति शास्त्र का वास्तविक स्वरूप है। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि जो कार्नेप हैं, स्टीवेंसन हैं, आर.एम. हेयर है आदि जो विचारक हैं, एयर हैं, इन्होंने ये माना कि जो अधिनीति शास्त्र है वही नीति शास्त्र का जो है वास्तविक स्वरूप है। किंतु वस्तु स्थिति यह है कि आदर्श मूलक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र दोनों ही नीति शास्त्र के विषय और क्षेत्र को और उसकी समस्याओं को स्पष्ट करते हैं। जो परंपरागत नीति शास्त्र है जिसे हम आदर्श मूलक नीति शास्त्र कहते हैं, अगर वह नैतिक जो निर्णय हैं उनके स्वरूप और नैतिक निर्णयों की विवेचना नहीं करे तो अधिनीति शास्त्र के समक्ष नैतिक निर्णयों के अर्थ और स्वरूप और प्रमाणीकरण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका विवेचन या समाधान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आदर्श मूलक नीति शास्त्र जो है अधिनीति शास्त्र को विषय वस्तु प्रदान करता है और आदर्श मूलक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र दोनों मिलकर ही नीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। जहाँ आदर्श मूलक नीति शास्त्र जो है नैतिक निर्णयों के जो मानवीय आचरण, व्यवहार और चरित्र है उसके मूल्यांकन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है, वहीं अधिनीति शास्त्र जो है नैतिक निर्णयों के अर्थ, स्वरूप और प्रमाणीकरण की समस्याओं का समाधान करता है। और जब ये दोनों नीति शास्त्र के इन दोनों विधाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये दोनों मिलकर हमारे समक्ष नीति शास्त्र के संपूर्ण विषय वस्तु या उसके क्षेत्र या समस्याओं का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। अतः नीति शास्त्र की ये दोनों विधाएं ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो नीति शास्त्र की क्षेत्र, स्वरूप और उसकी समस्याओं का विवेचन कर और इनका तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत करते हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि जो नीति शास्त्र की जो दो प्रमुख विधाएं हैं, आदर्श मूलक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र, इनका स्वरूप क्या है, इनके प्रश्न क्या हैं और वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका आदर्श मूलक नीति शास्त्र के अंतर्गत विवेचन किया जाता है और वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका अधिनीति शास्त्र विवेचन कर उनका तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत करता है। आज के व्याख्यान से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। नीति शास्त्र की प्रमुख विधाओं का विस्तृत विवेचन कीजिए। आदर्श मूलक नीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। वे कौन से प्रश्न हैं या वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका विवेचन आदर्श मूलक नीति शास्त्र करता है, स्पष्ट कीजिए। अधिनीति शास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। अधिनीति शास्त्र को विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र या आलोचनात्मक नीति शास्त्र क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या आदर्श मूलक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र दोनों एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हैं? अपना इस विषय में अपना तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। एक प्रश्न ये हो सकता है कि नीति शास्त्र के विभिन्न विधाओं के स्वरूप, उनकी समस्याओं को स्पष्ट करते हुए उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।